हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल परफेक्ट फार्मेसी पे। मैं हूं सुनीता कंवर और आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट जो है हमारा फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट। इसका क्वेश्चन पेपर विद सोल्यूशन जो है वो हम आज के वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। सो ये क्वेश्चन पेपर जो है वो आप में से एक स्टूडेंट ने मुझे भेजा था, तो उसका सोल्यूशन जो है आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। सो ये है वो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स फर्स्ट का क्वेश्चन पेपर। इसके अंदर भी हमारे पास 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन के अंदर हमारे पास 10 क्वेश्चन है जो कि 2 मार्क्स के। सो कंप्लीट ये जो है 20 मार्क्स का हो गया। देन सेक्शन बी के अंदर हमारे पास 3 क्वेश्चन है 10 मार्क्स के, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है वो हमें अटैम्प्ट करने। सो टोटल सेक्शन बी जो है ये भी 20 मार्क्स का हो गया। देन सेक्शन सी जो है इसके अंदर हमारे पास 7 क्वेश्चन है, जिसमें से 5 क्वेश्चन जो है वो हमें अटैम्प्ट करने हैं। एंड ये जो क्वेश्चन हैं ये 7 मार्क्स के हैं। सो टोटल सेक्शन सी जो है वो हो गया 35 मार्क्स का। तो इस तरीके से टोटल क्वेश्चन पेपर ये भी जो है ये 75 मार्क्स का हो गया। ठीक है, सबसे पहले हम सेक्शन ए जो है इसका सोल्यूशन डिस्कस करेंगे। सो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है डिफाइन मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी। मतलब यहाँ पर हमें मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी इन दोनों की डेफिनेशन लिखनी है। सो मोलैरिटी क्या होता है? मोलैरिटी होता है कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है वो 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व होते हैं। ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स। एंड जो मोलैरिटी होती है इसे कैपिटल एम से जो है इसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, सेकेंड इसके अंदर नॉर्मेलिटी की डेफिनेशन पूछी हुई है। तो नॉर्मेलिटी क्या होता है? ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सॉल्यूट के जो कि 1 लीटर सोल्यूशन के अंदर प्रेजेंट होते हैं। इसे जो है कैपिटल एन से रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड इसका फॉर्मूला क्या होता है? नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफरेंशिएट क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। सो यहाँ पर हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या होते हैं वो बताने हैं। सो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनकी क्या होती है? कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होती है। एंड इसके अंदर जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है। बट जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनका कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप नहीं होता एंड एटम्स जो होते हैं उनका फिक्स्ड अरेंजमेंट जो है वो नहीं होता है। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं एंड ये बहुत ही जल्दी से लिक्विड के अंदर चेंज हो जाते हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं इनके शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होते हैं, तो इसलिए ये क्या होते हैं कि जल्दी से लिक्विड्स के अंदर चेंज नहीं होते हैं। अब जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं इनके अंदर स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस प्रेजेंट होती हैं। एमॉर्फस सॉलिड्स जो होते हैं इनके अंदर वीक इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है वो प्रेजेंट होती हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो है इनके अंदर सिमेट्री प्रेजेंट होती है। एमॉर्फस सॉलिड्स के अंदर कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं इन्हें ट्रू सॉलिड्स भी कहा जाता है। एंड जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इन्हें सूडो सॉलिड्स या फिर सुपरकूल लिक्विड्स जो है वो कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर। सो क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर क्या होता है उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या होता है कि मिसल फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है उसे क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर कहते हैं। या फिर इसका दूसरा मतलब ये भी हो सकता है ऐसा टेम्परेचर जिसके ऊपर क्या होता है कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट के अंदर हर प्रपोर्शन के अंदर सॉल्युबल होता है, तो उस टेम्परेचर को जो है क्रिटिकल सोल्यूशन टेम्परेचर कहा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज़ क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है वो बताना है। ऐसी कंसंट्रेशन सर्फेक्टेंट की जिसके बाद में क्या होता है कि मिसल का फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है, उस कंसंट्रेशन को जो है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन कहा जाता है। मतलब वो कंसंट्रेशन सर्फेक्टेंट की जिसके बाद में जो सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल्स है वो इकट्ठे होने स्टार्ट हो जाते हैं, तो उस कंसंट्रेशन को जो है क्रिटिकल मिसल कंसंट्रेशन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट आर किलेटिंग एजेंट्स। किलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो किलेटिंग एजेंट्स जो होते हैं इन्हें सिक्वेस्ट्रिंग एजेंट भी कहा जाता है। एंड ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो क्या करते हैं मेटल आयन को लिगेंड के साथ में लिंक करते हैं, जिससे कि एक स्टेबल वाटर सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो, जिन्हें जो है किलेट्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज डिफाइन बफर कैपेसिटी। यहाँ पर जो है बफर कैपेसिटी की डेफिनेशन जो है वो यहाँ पर लिखनी है। बफर कैपेसिटी क्या होता है? ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस होता है जिसकी ज़रूरत होती है जिससे कि जो 1000 मिलीलीटर बफर सोल्यूशन है उसका पीएच जो है वो 1 यूनिट से चेंज हो सके। ठीक है, अब जितनी ज़्यादा बफर कैपेसिटी होगी उतना ही अच्छा जो है बफर होगा, क्योंकि बफर कैपेसिटी ज़्यादा है मतलब उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट ऑफ एसिड या बेस जो है वो उसके अंदर एडजस्ट हो सकता है बिना पीएच को चेंज करे हुए। ठीक है, अब जो बफर कैपेसिटी है इसका फॉर्मूला क्या होता है? बफर कैपेसिटी को बीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। बीटा इक्वल टू होता है डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा पीएच। डेल्टा बी होता है कि कितना अमाउंट ऑफ एसिड या बेस जो है वो हमने ऐड किया है, एंड डेल्टा पीएच होता है कि पीएच के अंदर कितना चेंज आया है। ठीक है,
नेक्स्ट इज डिटर्जेंसी। सो डिटर्जेंसी क्या होता है, उसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। सो डिटर्जेंसी का सिंपली ये मतलब होता है, डिटर्जेंसी एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके द्वारा किसी भी सॉलिड सबस्ट्रेट के ऊपर से जो डर्ट होती है उसे रिमूव किया जाता है। ठीक है, अब डिटर्जेंसी के अंदर स्टेप्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहले जो डर्ट होता है उसे गीला किया जाता है, उसे वेट किया जाता है। ठीक है, देन उसके बाद में जो सॉल्युबल डर्ट होता है वो तो सॉल्यूशन के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, एंड जो इनसॉल्युबल डर्ट होता है उसे सस्पेंशन पार्टिकल्स जो होते हैं उसका डीफ्लोक्यूलेशन करके रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, अब जो ऑयल सॉल्युबल पार्टिकल्स होते हैं उन्हें तो रिमूव कर लिया जाता है, इमल्जन के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब ये पार्टिकल्स जो होते हैं वो डिटर्जेंट सोल्यूशन के अंदर सस्पेंड हो जाते हैं, जिसकी वजह से फाइनली जो डर्ट होती है वो कन्वर्ट हो जाती है फोम के अंदर, एंड देन वो ईजिली जो है वहाँ से साफ हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है डिटर्जेंसी। नेक्स्ट इज डिफाइन ग्लासी स्टेट। सो ग्लासी स्टेट क्या होता है, इसकी डेफिनेशन जो है वो हमें यहाँ पर लिखनी है। सो ग्लासी स्टेट जो है इसे डिफाइन किया जा सकता है कि ये जो है एमॉर्फस ग्लासी या फिर नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं, जिसके अंदर मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ प्रेजेंट होती है, लिक्विड की भी साथ ही साथ सॉलिड की भी, एंड किसकी प्रॉपर्टी उसके अंदर प्रेजेंट होगी ये चीज़ डिपेंड करती है कंडीशंस के ऊपर। ठीक है, इसके एग्जांपल्स होते हैं सिंथेटिक रबर, पॉलीस्टायरीन एंड सिलिकेट ग्लासेस, एंड ग्लासी स्टेट जो है इसे सुपरकूल लिक्विड भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज व्हाट इज लिक्विड क्रिस्टल, नेम इट्स टू टाइप्स। लिक्विड क्रिस्टल क्या होता है पहले वो बताना है, देन इसके जो दो टाइप्स होते हैं उनके नाम जो है वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। ठीक है, अब लिक्विड क्रिस्टल क्या होते हैं, ये एक ऐसी स्टेट ऑफ मैटर है जिसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं लिक्विड एंड सॉलिड के बीच में होती हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल है कॉलीस्टेराइल बेंजोएट, एंड लिक्विड क्रिस्टल जो है इसे मीजोफेज भी कहा जाता है। ये जो होती है फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है, जैसे हमारे पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेज ये तीन स्टेट ऑफ मैटर है, तो ये जो है ये फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर होती है। नाउ इसके दो टाइप्स कौन कौन से होते हैं, एक टाइप इसका होता है स्मैक्टिक एंड सेकेंड टाइप इसका होता है निमैटिक। ठीक है, नेक्स्ट इज व्हाट इज सरफेस टेंशन एंड सरफेस फ्री एनर्जी। सो सरफेस टेंशन क्या होता है एंड सरफेस फ्री एनर्जी क्या होता है, इन दोनों के बारे में जो है हमें यहाँ पर लिखना है। सो सरफेस टेंशन तो सिंपली फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ होती है, मतलब फोर्स डिवाइडेड बाय लेंथ, तो इसके ऐसा यूनिट जो है वो भी न्यूटन पर मीटर हो जाती है। ठीक है, नाउ सरफेस फ्री एनर्जी क्या होती है, ये वो एनर्जी होती है या फिर कितना अमाउंट ऑफ वर्क ज़रूरी है जिससे कि क्या होगा कि किसी भी लिक्विड का एरिया जो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर से इंक्रीज़ हो जाएगा, तो उस अमाउंट ऑफ वर्क को या फिर उस एनर्जी को जो है सरफेस फ्री एनर्जी कहा जाता है। ठीक है, एंड इसका जो फॉर्मूला है वो हमारे पास आता है कि सरफेस फ्री एनर्जी इक्वल टू सरफेस टेंशन मल्टीप्लाइड बाय द इंक्रीज इन एरिया। ठीक है, ये था कंप्लीट सेक्शन ए का सोल्यूशन। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सेक्शन बी। सो इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है derive Rolle's law and discuss deviation from Rolle's law by giving example। सो सबसे पहले यहाँ पर Rolle's law जो है उसे हमें यहाँ पर डिराइव करना है, एंड देन उसके बाद में जो Rolle's law से डेविएशन होती है वो हमें यहाँ पर डिस्कस करनी है, साथ ही साथ जो उसके एग्जाम्पल है वो भी हमें यहाँ पर लिखने हैं। सो सबसे पहले हम यहाँ पर रॉल्स लॉ की जो स्टेटमेंट होती है वो लिख देंगे कि रॉल्स लॉ स्टेट्स दैट एट अ गिवन टेम्परेचर द वेपर प्रेशर ऑफ एनी वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट ऑफ अ सोल्यूशन इज इक्वल टू द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाइड बाय द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कॉम्पोनेंट इन सोल्यूशन। मतलब रॉल्स लॉ ये कहता है कि एक गिवन टेम्परेचर पर जो किसी भी वॉलेटाइल कॉम्पोनेंट का वेपर प्रेशर होता है वो इक्वल होता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कॉम्पोनेंट मल्टीप्लाइड बाय उसी कॉम्पोनेंट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा इसके। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन किस तरीके से आ जाएगा, एक तो हम यहाँ पर कुछ डायग्राम बना देंगे, देन उसके बाद में हमारे पास जितने भी उसके अंदर कॉम्पोनेंट्स है जैसे ए बी सी जितने भी हैं, तो उसके अंदर जो वेपर प्रेशर ए का है वो इक्वल टू आ जाएगा पी नॉट ए एक्स ए, जो वेपर प्रेशर बी का है वो आ जाएगा पी नॉट बी एक्स बी। सो इससे टोटल वेपर प्रेशर क्या हो गया पी ए प्लस पी बी, दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, अब जो सोल्यूशन जो है इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं, मतलब जिसके अंदर जो है जो वेपर प्रेशर है वो इक्वल टू यही आता है, तो उन सोल्यूशन को जो है आइडियल सोल्यूशन कहा जाता है। बट जिनके अंदर जो वैल्यू है वेपर प्रेशर की वो इससे ज़्यादा या इससे कम आती है उन्हें जो है नॉन आइडियल सोल्यूशन या फिर रियल सोल्यूशन जो है वो कहा जाता है। ना हम देखते हैं डेविएशंस क्या क्या होती हैं रॉल्स लॉ से। सो एक तो आती है हमारे पास में नेगेटिव डेविएशन, एक आती है पॉजिटिव डेविएशन। अगर जो टोटल वेपर प्रेशर है वो कम होता है तो क्या होता है नेगेटिव डेविएशन होती है। इसके अंदर क्या होता है डेल्टा एच मिक्सचर भी नेगेटिव होता है एंड डेल्टा वी मिक्सचर जो है वो भी नेगेटिव होता है। ठीक है, एंड यहाँ पर इसका डायग्राम जो है वो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। देन इसके बाद में दूसरा आता है हमारे पास में पॉजिटिव डेविएशन। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि टोटल वेपर प्रेशर जो है वो ज़्यादा आता है नॉर्मल वैल्यू से। ठीक है, एंड इसके अंदर डायग्राम इस तरीके से बन जाएगा।
नाउ जो ये नॉन आइडियल सोल्यूशन या फिर रियल सोल्यूशन या जो ये डेविएशन है फ्रॉम रॉल्स लॉ, इसके एग्जांपल हमारे पास आ जाएंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड एंड एसीटोन एंड बेंजीन एंड इथेनॉल। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन बफर एक्शन एंड एप्लीकेशन ऑफ बफर इन फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम। सो यहाँ पर सबसे पहले बफर एक्शन जो है उसे हमें एक्सप्लेन करना है, देन उसके बाद में जो बफर्स की एप्लीकेशन होती है फार्मास्यूटिकल एंड बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर वो हमें यहाँ पर लिखनी है। ठीक है। सो बफर एक्शन का तो सिंपली ये मतलब होता है कि कोई भी हमारे पास में एक बफर सोल्यूशन है, ठीक है, उसके अंदर जो एबिलिटी होती है कि वो पीएच चेंज होने से रोक रहा है, ठीक है, उसी चीज़ को जो है बफर एक्शन कहा जाता है। मतलब कोई एक बफर सोल्यूशन है वो पीएच को चेंज होने से रोक रहा है, इसी चीज़ को जो है बफर एक्शन कहा जाता है। नाउ फार्मास्यूटिकल सिस्टम के अंदर जो बफर की एप्लीकेशंस होती है वो क्या होती है कि कोई भी हमारे पास में ड्रग हो गई, जैसे कोई टैबलेट फॉर्म में हो गई या फिर सिरप फॉर्म में हो गई या फिर वो पैरेंट्रल प्रोडक्ट्स हो गए या ऑफ्थेल्मिक प्रोडक्ट्स हो गए, सबकी पीएच को मेंटेन करके रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर पीएच ऊपर नीचे हो गई तो हमारे पास जो पर्टिकुलर ड्रग है वो क्या हो जाएगी, वो टॉक्सिक हो जाएगी। तो इसलिए हर जगह पर ही क्या होता है कि फार्मास्यूटिकल सिस्टम के अंदर पीएच को मेंटेन करके रखना ज़रूरी होता है, तो हर जगह पर ही जो है बफर को यूज़ करा जाता है। अब बफर्स के एग्जांपल आ जाते हैं, जैसे कि फॉस्फेट बफर को यूज़ करा जाता है एंड बोरेट बफर को यूज़ करा जाता है। ठीक है। देन बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर इसकी क्या एप्लीकेशन होगी, हमारे जो ब्लड का पीएच होता है वो 7.4 होता है, तो ये जो है दो बफर सिस्टम्स के द्वारा मेंटेन होता है। एक तो होता है प्राइमरी बफर जो कि प्लाज्मा के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसके अंदर आते हैं हमारे पास में कार्बनिक एसिड बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम। दूसरा आता है सेकेंडरी बफर्स जो कि आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि होता है प्रोटीन हीमोग्लोबिन बफर सिस्टम। एंड जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड होता है उसके अंदर बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम जो है वो यूज़ होता है पीएच को मेंटेन करके रखने के लिए। देन जो यूरिन होती है उसके अंदर फॉस्फेट एंड अमोनिया बफर सिस्टम को यूज़ करा जाता है। देन जो हमारी बोन्स होती हैं उसके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट बफर सिस्टम जो है वो होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर मतलब बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर भी बफर्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है, एंड साथ ही साथ जो फार्मास्यूटिकल सिस्टम है उसके अंदर भी बफर्स का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासीफाई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स, डिस्कस कीलेट्स एंड साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्सेस विद इट्स एप्लीकेशन इन फार्मेसी। सो यहाँ पर हमें कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स को सबसे पहले क्लासीफाई करना है, देन जो कीलेट कॉम्प्लेक्सेस एंड जो साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इन्हें डिस्कस करना है, एंड जो कॉम्प्लेक्सेशन है या फिर जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है इसकी एप्लीकेशंस क्या होगी फार्मेसी के अंदर वो हमें यहाँ पर बतानी है। सो सबसे पहले कॉम्प्लेक्सेस का क्लासिफिकेशन जो है वो 3 क्लासेस के अंदर होता है। फर्स्ट इज मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस, सेकेंड इज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस एंड थर्ड इज इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस। अब जो मेटल आयन कॉम्प्लेक्सेस होते हैं इसके अंदर भी सब टाइप्स आते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक टाइप, किलेट्स, ओलिफिन टाइप, एरोमेटिक टाइप। देन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूलर कॉम्प्लेक्सेस जो है इसके अंदर भी सब टाइप्स आते हैं, जैसे कि डोनर एक्सेप्टर टाइप, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है। देन थर्ड आता है इंक्लूजन कॉम्प्लेक्सेस, इसके अंदर भी सब टाइप्स आते हैं, चैनल लैटिस टाइप, क्लैथरेट्स, लेयर टाइप, मोनोमोलिकुलर टाइप एंड मैक्रोमोलिकुलर टाइप। ठीक है। तो ये था कंप्लीट क्लासिफिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नाउ किलेट्स क्या होते हैं एंड साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं। सो किलेट्स तो सिंपली ऐसे कॉम्प्लेक्सेस होते हैं जब कैटायंस जो हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ में रिएक्ट करते हैं, ठीक है, एंड कॉम्प्लेक्स रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो इस वाले कॉम्प्लेक्स को जो है किलेट्स कहा जाता है। ठीक है। एंड एक प्रोसेस जिसके द्वारा क्या होता है, मेटल आयन जो होता है वो एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड होता है, जिससे कि मेटल आयन जो है उसे ज़्यादा स्टेबल बना दिया जाता है, तो इस प्रोसेस को जो है किलेशन कहा जाता है। ठीक है। नाउ साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं, ये जो होते हैं ये ग्रुप ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स होते हैं, जिसमें क्या होता है कि ग्लूकोज यूनिट्स मिलकर के जो है कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी जो फिजिको केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो इम्प्रूव हो जाती हैं। ठीक है। सो ये जो थे ये थे किलेट्स कॉम्प्लेक्सेस एंड साइक्लोडेक्स्ट्रिन कॉम्प्लेक्सेस। नाउ जो कॉम्प्लेक्सेशन है इसकी एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं, इससे क्या होता है कि जो फिजिकल स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है लिक्विड से सॉलिड के अंदर, तो सॉलिड के अंदर चेंज हो जाती है तो उससे क्या होती है उसकी स्टेबिलिटी जो है वो बढ़ जाती है, तो कॉम्प्लेक्सेशन की वजह से स्टेबिलिटी जो होती है कंपाउंड की वो इंक्रीज़ हो जाती है। देन उसकी सॉल्युबिलिटी जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, डिसोल्यूशन रेट जो होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, टॉक्सिसिटी जो होती है किसी भी कंपाउंड की वो कम हो जाती है, उसका जो एब्जॉर्प्शन होता है एंड बायो अवेलेबिलिटी होती है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। देन जो कॉम्प्लेक्सेशन होता है इसका मेटल पॉइजनिंग के अंदर भी रोल रहता है। क्या होता है कि कोई भी मेटल आयन जो है वो अगर टॉक्सिसिटी या फिर पॉइजनिंग कॉज करता है तो क्या करते हैं कि उसका जो है कॉम्प्लेक्स फॉर्म करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है उसकी जो पॉइजनिंग होती है हमारी बॉडी से रिमूव हो जाती है। ठीक है। साथ ही साथ कॉम्प्लेक्सेशन
की वजह से क्या होती है, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटी भी होती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर हम लिख सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन सी का फर्स्ट क्वेश्चन इज डिस्कस डिफ्यूजन मैकेनिज्म इन बायोलॉजिकल सिस्टम विद एग्जांपल्स। सो यहाँ पर हमें ये बताना है कि डिफ्यूजन का मैकेनिज्म बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर किस तरीके से होता है, एंड साथ ही साथ एग्जांपल्स जो हैं वो भी लिखने हैं। सो सबसे पहले डिफ्यूजन का मतलब क्या होता है? डिफ्यूजन का मतलब होता है कि मास ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक है, एंड ये जो है कंसनट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट होता है, मतलब हाई कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ होता है, मतलब कंसनट्रेशन ग्रेडियंट की प्रेजेंस में जो है डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। ठीक है, देन इसके अंदर दो लॉज भी इन्वॉल्व होते हैं जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। देन जो बायोलॉजिकल सिस्टम होता है उसके अंदर भी डिफ्यूजन का मैकेनिज्म तो यही रहता है कि मूवमेंट होती है हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन की तरफ। इसके एग्जांपल हो गए जैसे कि गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल सिस्टम के अंदर जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर जो स्किन के ऊपर ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है, या फिर जो यूट्रस के अंदर डिफ्यूजन होता है, या फिर जो ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन बॉडी के अंदर होता है। तो इन सभी जगह पर क्या होता है कि डिफ्यूजन का मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है डिस्कस वेरियस मैथड ऑफ एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्सेशन। सो कॉम्प्लेक्सेशन के अलग अलग मैथड ऑफ एनालिसिस जो है वो हमें यहाँ पर बताने हैं। सो हमने 4 मेथड्स जो है एनालिसिस के वो डिस्कस करे थे। फर्स्ट इज जॉब्स मेथड और कंटिन्यूस वेरिएशन मेथड, सेकेंड इज पीएच टाइट्रेशन मेथड, थर्ड इज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड एंड फोर्थ इज सॉल्युबिलिटी मेथड। सो ये चारों मेथड्स को जो है थोड़ा डिटेल के अंदर जो हमें यहाँ पर लिखना होता है। तो ये मेथड्स जो हैं वो वीडियो लेक्चर के अंदर आप जाकर के देख सकते हैं, वहाँ पर कंप्लीटली डिस्कस किए हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज what are different methods of determining surface tension? Discuss construction working principle of capillary rise method. So सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए कौन से अलग अलग मेथड्स होते हैं ये बताना है। देन जो कैपिलरी राइज मेथड है उसके बारे में डिटेल के अंदर लिखना है कि उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, वर्किंग प्रिंसिपल किस तरीके से होता है। सो सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए हमने 4 मेथड्स जो है वो डिस्कस करे थे। सबसे पहला था कैपिलरी राइज मेथड, सेकंड था लेबोरेटरी मेथड जिसके अंदर ड्रॉप वेट एंड ड्रॉप काउंट मेथड आता है, थर्ड था डू नॉय रिंग मेथड, फोर्थ था विल्हेल्मी प्लेट मेथड। ठीक है, तो ये 4 मेथड्स जो है इन्हें हम यूज़ करते हैं सरफेस टेंशन को डिटरमाइन करने के लिए। नाउ जो कैपिलरी राइज मेथड है इसे हमने डिटेल के अंदर डिस्कस करा था, इसके बारे में जो हमें यहाँ पर डिटेल में लिख, जैसे कि इस मेथड के अंदर क्या होता है, एक कंटेनर जिसके अंदर लिक्विड प्रेजेंट है उसके अंदर हम एक कैपिलरी को रखते हैं। तो उसमें क्या होता है, लिक्विड जो है वो एक पर्टिकुलर हाइट तक तो है ऊपर चढ़ता है, ठीक है, उसके बाद में वो एक हाइट पर जाकर के रुक जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है, एडहेसिव फोर्सेस जो हैं वो लगने लग जाती हैं। ठीक है, एंड यहाँ पर जो लिक्विड होता है वो तब तक राइज करता है जब तक कि अपवर्ड फोर्स जो है वो इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स नहीं हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से इस मेथड के बारे में अच्छे से डिटेल के अंदर जो है वो हम लिख देंगे। नेक्स्ट इज क्लासीफाई सरफेस एक्टिव एजेंट्स, डिस्कस एप्लीकेशन ऑफ सरफेस एक्टिव एजेंट्स इन फार्मास्यूटिकल सिस्टम। सो सरफेस एक्टिव एजेंट्स को क्लासीफाई करना है। देन सरफेस एक्टिव एजेंट्स की फार्मास्यूटिकल सिस्टम के अंदर क्या क्या एप्लीकेशंस होती है वो हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स को ही हम सर्फेक्टेंट्स भी कहते हैं, ये चीज़ तो हमने डिस्कस करी थी। अब इसका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, सरफेस एक्टिव एजेंट्स जो है वो 2 टाइप के होते हैं, आयनिक एंड नॉन आयनिक। आयनिक के अंदर आते हैं एनायनिक, कैटायनिक एंड एम्फोलाइटिक। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिख देंगे। देन एप्लीकेशंस क्या होती है इसकी एप्लीकेशन जो है इसे डिसइंफेक्टेंट के रूप में यूज़ करा जाता है। देन फूड्स के अंदर भी इसे यूज़ करा जाता है, जैसे कि आइसक्रीम हो गए। देन क्रॉप की प्रोटेक्शन के अंदर भी इसे यूज़ करा जाता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी इसे यूज़ करा जाता है। देन बायोलॉजिकल सिस्टम जो होता है उसके अंदर भी सरफेस एक्टिव एजेंट्स को यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउ विल यू डिटरमाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्सप्लेन। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को आप किस तरीके से डिटरमाइन करेंगे वो चीज़ हमें यहाँ पर एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले तो ऑप्टिकल एक्टिविटी जो है इसे ऑप्टिकल रोटेशन भी कहा जाता है। एंड ऑप्टिकल एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जब एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो है उसे एक लिक्विड की लेयर से पास करा जाता है तो क्या होता है, जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन होता है वो कुछ एंगल से रोटेट होता है। ठीक है, तो जब वो रोटेट हो रहा है उसी चीज़ को जो है ऑप्टिकल एक्टिविटी कहा जाता है। अब अगर वही जो है वो लेफ्ट में मतलब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो उसे जो है लीवो रोटेटरी कहा जाएगा। एंड अगर वो राइट में मतलब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो उसे जो है डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहा जाएगा। अब जो ऑप्टिकल एक्टिविटी होती है मतलब कि कोई भी जो पर्टिकुलर हमारे पास में लाइट है वो लिक्विड के अंदर पास होकर के जो है रोटेट हो रही है नहीं हो रही है, तो इस चीज़ को मेजर करने के लिए जिस इंस्ट्रूमेंट को हम यूज़ करते हैं या फिर जिस इक्विपमेंट को हम यूज़ करते हैं उसे हम बोलते हैं पोलैरीमीटर। तो हम क्या करते हैं, गिवन हमारे पास जो भी सोल्यूशन है, ठीक है, उससे हम क्या करते हैं, उसे पोलैरीमीटर के अंदर फिल कर देन उसके बाद में हम ऑब्जर्व करते हैं कि उसके अंदर क्या हुआ कि प्लेन ऑफ पोलराइज्ड लाइट जो है वो रोटेट हुआ या नहीं हुआ। अगर हो गया
है तो मतलब हमारे पास जो गिवन कंपाउंड था वो ऑप्टिकली एक्टिव है, और अगर नहीं हुआ इसका मतलब वो कंपाउंड जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन नंस्ट पोटेंशियल एंड जीटा पोटेंशियल, डिस्कस द इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज एट द इंटरफेस। सो यहाँ पर हमें नंस्ट पोटेंशियल क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन जीटा पोटेंशियल क्या होता है उसकी डेफिनेशन लिखनी है, देन इंटरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती है वो डिस्कस करनी है। सो नंस्ट पोटेंशियल जो है इसका मतलब ये होता है कि वो मेम्ब्रेन पोटेंशियल जिस पर क्या होगा कि एक पर्टिकुलर आयन का कोई नेट फ्लो नहीं होगा, मतलब जो एक तरफ से दूसरी तरफ जो वो आयन मूव कर रहा है तो दोनों तरफ इक्वली करेगा तो नेट फ्लो नहीं होगा, मतलब ये नहीं होगा कि एक साइड से ज़्यादा जा रहा है एक साइड से कम जा रहा है। ठीक है, इक्वल फ्लो उसका जो है दोनों तरफ से हो रहा है। ये वाला जो पोटेंशियल होता है बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के अक्रॉस होता है, जहाँ पर आयन्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर एक्सचेंज हो रहे होते हैं। ठीक है, देन जो जीटा पोटेंशियल होता है इसका मतलब ये होता है कि जो बाउंड्री प्रेजेंट होती है सॉलिड एंड लिक्विड के बीच में, ठीक है, उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसे जो है जीटा पोटेंशियल कहा जाता है। ठीक है, नाउ जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ होती है इंटरफेस पे, तो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़ हमारे पास आती है इलेक्ट्रोफोरेसिस एंड इलेक्ट्रिक डबल लेयर। इलेक्ट्रोफोरेसिस के अंदर क्या होता है कि जो पॉजिटिव चार्ज वाले जो आयंस होते हैं वो क्या होता है कैथोड की तरफ मूव करते हैं, एंड जो नेगेटिव चार्ज वाले होते हैं वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। ठीक है, देन जो इलेक्ट्रिकल डबल लेयर होता है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो है दो लेयर्स जो है इलेक्ट्रोलाइट्स की अलग अलग आयंस की वो फॉर्म हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन, राइट डिफरेंट मैथड ऑफ एडजस्टिंग टोनिसिटी ऑफ सोल्यूशन। सो सबसे पहले ये बताना है कि बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन जो है वो क्या होते हैं, देन जो टोनिसिटी जो होती है किसी भी सोल्यूशन की उसे एडजस्ट करने के अलग अलग मेथड्स कौन से होते हैं वो हमें बताना है। ठीक है, तो बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशंस जो हैं ये सिंपली वो सोल्यूशन होता है जिनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो सेम होता है हमारे बॉडी फ्लूइड की तरह। जैसे हमारे जो ब्लड है उसका जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके अंदर क्या होता है 0.9% W/V NaCl सोल्यूशन प्रेजेंट होता है। तो ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर सेम इसकी कंसनट्रेशन होगी उसे जो है बफर्ड आइसोटोनिक सोल्यूशन कहा जाता है। नाउ टोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए हमारे पास में दो क्लासेस के मेथड्स होते हैं। फर्स्ट आता है क्लास फर्स्ट मेथड, जिसके अंदर क्या करते हैं कि हम गिवन सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाते हैं उसके अंदर सोडियम क्लोराइड को ऐड करके। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स आते हैं क्रायोस्कोपिक मेथड एंड सोडियम क्लोराइड इक्विवेलेंट मेथड। देन दूसरा आता है क्लास सेकेंड मेथड, इसके अंदर हम क्या करते हैं गिवन सोल्यूशन को आइसोटोनिक बनाते हैं उसके अंदर वाटर ऐड करके। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास दो मेथड्स आते हैं व्हाइट विंसेंट मेथड एंड स्प्राउल्स मेथड। ठीक है, तो इन सब के बारे में हम यहाँ पर लिख देंगे। तो यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सोल्यूशन जो है वो कंप्लीट होता है। सो अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई भी डाउट आया हो किसी भी टॉपिक के अंदर तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, एंड अगर नेक्स्ट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं वो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए एंड चैनल को सपोर्ट करने के लिए।